धन्यवाद सर। सर आपका मार्गदर्शन बहुत ही सराहनीय और समाज के प्रति लाभप्रद है कि जब तक हमें अपनी सात्विक चेतना का अपने आप में हम नहीं लेके आएंगे तब तक महिला सशक्तिकरण महिला को स्वतंत्र कर देने से नहीं है। संस्कार और संस्कृति इसको साथ में लेकर जब हमारी चेतना सात्विक होगी, अपने आप को समझेंगे, तभी महिला सशक्तिकरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया जो समाज के लिए एक निश्चित रूप से एक जागृत लाने के लिए एक मंत्र साबित होगा। धन्यवाद सर। अब इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती रानी साहू मैडम, सहायक प्राध्यापिका समाज शास्त्र विभाग, आप समाज शास्त्र की प्राध्यापिका हैं, सोशोलॉजी आपका विषय है, आप इसके एक मूर्धन्य विद्वान हैं, डेलियंसन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा से हैं। मैम आपसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि महिला सशक्तिकरण पर अपने मार्गदर्शन और आशीर्वचन प्रदान करें ताकि हमें एक नई एक रास्ता और एक ऊर्जा प्राप्त हो सके। आदरणीय रानी साहू मैडम। जी धन्यवाद सर। आवाज आ रही है मेरी यहाँ पर? जी जय गुरुदेव। जी मैडम। जी जय जय गुरुदेव। स्क्रीन भी बराबर शो हो रही है सर? जी जी जी। ओके ओके, धन्यवाद सर। मैं रानी साहू, सहायक प्राध्यापक डेनियल्सन डिग्री कॉलेज छिंदवाड़ा। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत माता की वंदना से शुरू करूंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय गुरुदेव। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय मुख्यालय करौंदी, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में महिला सशक्तिकरण पर एक जो वेबिनार का आयोजन किया गया है, इसमें मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया और इसके लिए मैं आप लोगों के बहुत हृदय से आभारी हूँ। और सर्वप्रथम मैं माननीय श्रद्धेय समस्त गुरुजन जो अपने विषय पर एक बहुत पकड़ रखने वाले, और मैं शायद उनके सामने तो बहुत ही तुच्छ हूँ जो अपने विचार यहाँ पर प्रकट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं संचालक श्री उमाकांत त्रिपाठी सर जी, ब्रजेश मिश्रा सर जी, दीपक पांडे सर जी, प्रोफेसर उमाकांत तिवारी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष वेद विभाग, प्रोफेसर भुवनेश्वर शर्मा कुलपति महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, डॉक्टर RRS परिहार सर जी, श्री पद्मेश गौतम सर सांसद प्रतिनिधि कटनी, श्री अमित गरेवाल सर जी, डॉक्टर सुदेशी वाला जैन मैडम, प्रोफेसर भुवनेश्वर शर्मा कुलपति महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, डॉक्टर शशि कुमार ओझा एवं राष्ट्रीय साहू को मैं निकनेम रश्मि साहू से मैं उनसे बात करती हूँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और शायद मैं प्रैक्टिकली बात करना चाहूंगी महिला सशक्तिकरण के ऊपर। परम श्रद्धेय गुरुजनों और जो समस्त छात्र छात्राएं जो गूगल मीट और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं कि एक्चुअल में आखिर सशक्तिकरण क्या है, तो हम पहले सशक्तिकरण को जानें कि आज हमें इस पे परिचर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सशक्तिकरण परिवर्तन की एक वह प्रक्रिया जिसको एक शक्ति से जोड़ा गया है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ शक्ति मतलब क्या कि हमने उनको बंदूक पकड़ा दिए, तलवार पकड़ा दिए तो वो सशक्त हो गई। सशक्तिकरण से हमारा ये अभिप्राय होना चाहिए कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और सबसे बड़ी बात है कि निर्णय लेने की क्षमता को लेकर वो अपने आप में इतनी पकड़ रखें कि यदि किसी भी विषय पर यदि उनको निर्णय लेना हो तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी से प्रश्न करें या किसी से पूछे कि ये मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि आज हम देखेंगे कि जो बदलाव की प्रक्रिया समाज में आई है, जैसे अभी भी मेरे गुरुजनों ने बताया वैदिक काल में बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए रामायण की कि वैदिक काल में कैसे महिलाओं की स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति आई और वर्तमान में। तो मैं वर्तमान को जोड़कर ही जो भी बातें रखना चाहूंगी, तो अपनी जो वर्तमान परिवेश में जो धरातल से जुड़ी हुई बातें मैं उनको बताना चाहूंगी कि भाई ये लैंगिक जो असमानता है इसका मुख्य कारण क्या है। तो एक छोटे से वक्तव्य से मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगी कि एक बार मैं जो तत्कालीन राष्ट्रपति, हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति देवी प्रतिभा सिंह पाटिल जी का मैं एक उद्बोधन सुन रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही।
उन्होंने कहा कि भाई जब एक बेटी होती है घर में या एक बेटा होता है तो क्यों उस बेटी को गुड्डे गुड़ियों के खेल से जोड़ दिया जाता है, और जब एक बेटा होता है तो उसको बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, दौड़ो कूदो, मतलब वो तो शारीरिक तौर पर तो वैसे ही वो स्वस्थ है और मजबूत है, और लड़कियां शुरू से क्यों कमजोर हो जाती हैं। और यदि हम इसके आगे, इससे पहले की बात करें तो 18वीं शताब्दी से लेकर हम आज तक की बात करें, क्योंकि वैदिक काल की जो तुलना है वो हम आज के वर्तमान परिवेश में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उस समय जो स्थितियां थी समाज में महिलाओं की, एक वो अलग थी, और आज जो स्थिति वो एक बहुत अलग है, क्योंकि उस समय से लेकर आज तक का जो नजरिया वो बिल्कुल बदल गया है। तो 18वीं शताब्दी में जैसे राजा राम मोहन राय रहे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे सामाजिक विचारक रहे जिन्होंने अपने विचारों के माध्यम से, चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, भ्रूण हत्या की बात करें जो वर्तमान में एक बहुत बड़ा मैटर या एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो घटना घटित हो रही हैं। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि भाई क्यों क्यों हम बचपन से असमानता का व्यवहार करते हैं। और मैं तो मानती हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम यदि इस विषय पर यदि हम परिचर्चा करें तो सबसे पहले तो हमें, जब महिला सशक्तिकरण की बात कर रही तो उसे हम अपने धरातल से जोड़ें, उसे हम अपने परिवार से जोड़ें, और सबसे पहले जो असमानता के जो विचार हमारे अंदर आ रहे हैं तो क्यों ना हम शुरुआत अपने परिवार से करें, क्यों कहा जाता है कि परिवार ही सबसे सबसे पहला गुरु होता है जहां से हमें सारी सीखें मिलती हैं। और 1900 शताब्दी में जब सबसे पहले इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में 20 पुरुषों के बीच में एक महिला वोट देने का उनको अधिकार था। फिर उसके बाद उस समय तात्कालीन जो परिस्थितियां थी, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता श्रीमती एनी बेसेंट, इन्होंने ये माना कि भाई ऐसा क्यों, कि 20 पुरुष जब वोट देगा तो वो कौन सी एक महिला होगी जो वोट देने में सक्षम होगी या उसे वोट देने का अधिकार होगा। तो धीरे धीरे जब परिस्थितियां नॉर्मल हुई या लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया कि क्यों नहीं हम ये समानता का अधिकार लाएं, और जो समानता, ये जो अधिकार एक पुरुष वर्ग को प्रदान है, क्यों ना हम महिलाओं को भी वो अधिकार दें। जैसे हम आज वैश्विक स्तर की बात करें तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि विश्व स्तर पे भी महिलाओं ने बहुत अच्छा परचम लहराया है। और महिला जो जब 2017 में शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी हुई तो उसमें हमारे भारत की 4 महिलाएं थी। उन 4 महिलाओं में शोभना भरतिया, चंदा कोचर, अरुंधति और किरण मजूमदार ये शामिल थी। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं उन 30% महिलाओं की या उन 40% महिलाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस 70% महिलाओं की बात कर रहे हैं कि जो अभी भी, चाहे हम जनजातीय महिलाओं की बात कर लें या हम ग्रामीण महिलाओं की बात करें, और हम उतने दूर भी क्यों जाए, हमने अपने आसपास के परिवेश की बात कर ले तो कहाँ तक महिलाएं कितनी स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, कहाँ तक महिलाएं अपनी बातों को परिवार में मनवाने के लिए सक्षम है। मैं प्रैक्टिकली बात करूंगी कि कुछ लोग जो मेरे साथ काम करते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या जो महिला पद पर कार्यरत है, कभी जब उनसे डिस्कशन होता है तो वो एक ही बात कहती है कि रानी सुनो, ठीक है हम 1 लाख सैलरी है हमारी, 1.5 लाख सैलरी है हमारी, लेकिन कहीं ना कहीं जब आर्थिक तौर पर जब निर्णय लेने की बात आती है तो पुरुष निर्णय लेते हैं, हम उसमें बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। जैसे जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो बहुत अच्छी रामचरितमानस के बहुत अच्छे उदाहरण से सर ने बताने का प्रयास किया कि कैसे हम कौशल्या माता की बात कर लें या सीता जी की बात कर लें, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने उदाहरण दिए। तो एक छोटा सा उदाहरण मुझे भी याद आ रहा है कि जब रामचरितमानस में, रामायण में जब अग्नि परीक्षा की बात हुई माता सीता की, तो माता सीता को जब कहा गया, भगवान राम ने कहा कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उस समय लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ऐसा क्यों, आपको पता है कि माँ जगत जननी है, पतिव्रता है, तो क्यों उनको अग्नि परीक्षा देने की जरूरत हो रही है, उन्होंने उस बात का विरोध किया। तो मुझे लगता है कि उस समय भगवान राम को बहुत अच्छे से ये पता था, या ये उनकी दूरदर्शिता कह सकते हैं हम, कि उनको ये बहुत अच्छे से ये बात मालूम थी कि आगे का जो समय आने वाला है, हर एक महिला को अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, हर एक महिला को ये अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। कुछ समय पहले की बात है जब मैं गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़ रही थी,
तो जीवनी पढ़ते पढ़ते मैंने एक सडनली मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों इस बात का मैं सारांश निकाल सकती हूँ कि महात्मा बुद्ध जब उनको आत्मज्ञान लेने के लिए वो बाहर निकले, जब उन्होंने देखा कि कैसे एक एक व्यक्ति मर गया, उसको 4 लोग ले जा रहे हैं, तो ये जो एक सात्विक सत्य है वो मृत्यु है। तो उन्होंने जाना और एक दिन वो बिना बोली अपने घर से निकल गए। तो मैं आप सभी से, या जो मेरी बात को सुन पा रहे हैं, मेरा एक ही प्रश्न सभी के सामने कि आप बताइए, जब महात्मा बुद्ध निकले घर से तो उनसे किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, सिर्फ वो बुद्ध थे, वो सिर्फ सिद्धार्थ थे। और आगे चल के जब उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की तो महात्मा बुद्ध हो गए। आज भारत ही नहीं, पूरे विश्व भर में उनका परचम है, फॉलोअर्स हैं लाखों करोड़ों की तादाद में। एक प्रश्न मैं यहाँ पर पूछती हूँ सभी से कि यदि वही स्थिति एक महिला के साथ होती, जब एक महिला महात्मा बुद्ध की तरह घर से निकल जाती, तो क्या वो उसे महात्मा की उपाधि मिलती, या समाज उसको स्वीकार करता, या समाज ये मानता कि नहीं ये भी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए निकली है। तो ये तो मुझे शायद ये मेरा मानना है कि हर जगह महिला को ही आगे निकलकर जवाब देने पड़ते हैं। और ये आज से नहीं, बहुत समय से होते आ रहे हैं। हम सिर्फ वैदिक काल या हम रामायण या महाभारत की बात को छोड़कर यदि हम आज के वर्तमान परिवेश की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और यदि हम जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम करती हैं, आज हम देखेंगे यौन उत्पीड़न को लेकर बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। तो मैं कहीं का उदाहरण नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह जो दोहरी मानसिकता के साथ जो पुरुष वर्ग हमारे सामने है, तो हर जगह पुरुष को ही हम ब्लेम करें, या हर जगह पुरुष ही इस चीज में शामिल है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस 100% में कुछ 10% हैं जिसको मैं एक सही शब्दों में ये बोलूंगी कि मानसिक विकलांगता जिसको हम बोलते हैं, कि वो व्यक्ति मानसिक तौर पर विकलांग है, जो अपनी सोच को महिला को लेकर, एक बेटी को लेकर, एक बहन को लेकर क्या बनाए, कपड़ों को लेकर बोलते हैं आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप ये मत करो, आप यहाँ मत जाओ। तो ये सारी चीजें सिर्फ महिलाओं के ऊपर ही तक क्यों सीमित होती हैं? हाँ, मैं यौन उत्पीड़न की बात कर रही थी। तो जो कामकाजी महिलाएं हैं, भारत सरकार ने बहुत सारे एक्ट बनाए, जिसमें कि हमारी जो निर्मला सीतारमण और जो अध्यक्ष गृह मंत्री, ये सभी लोग इस कमेटी के सदस्य हैं। तो इन्होंने भी ये अनुभव किया कि नहीं, एक ना एक कोई ऐसा कड़ा कानून होना चाहिए कि जो यौन उत्पीड़न है या जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं सरकार की एक अहम भूमिका होनी चाहिए कि भाई दोबारा कोई ऐसा ना करे। तो आपको ये लग रहा है कि जितना डिजिटल हो रहा है भारत, तो क्या अपराध कम हो रहे हैं, या इतने कड़े कड़े कानून बन रहे हैं तो क्या अपराध कम हो रहा है? मैं कहीं की बात नहीं कर रही, मैं अपने छिंदवाड़ा जिले की बात कर रही हूँ, जहाँ की मैं रहवासी हूँ। अभी कुछ समय पहले की बात है, मैं पेपर पढ़ रही थी, तो मैंने पेपर में पढ़ा कि एक बैंक कर्मी था, उसकी जो सहकर्मी है, तो वो उसके साथ अनैतिक व्यवहार करता था, उसका शोषण करना चाह रहा था। जब उस महिला ने उसका विरोध किया तो सीधे सीधे उसके चरित्र पर उंगली उठाई गई कि भाई ये ऐसा प्रलोभन दे रही है। उसको बहुत सारे समाज के सामने, पुलिस के सामने बहुत सारे उसको जवाब देने पड़े, और कुल मिला के पैसे ले दे के सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। बिल्कुल जो सत्य, वो सत्य को बताने का प्रयास कर रही हूँ, जो वास्तविकता है। तो बहुत सारे छिंदवाड़े के बहुत सारे महिला संगठन है, उन्होंने उसका समर्थन भी किया, वो आगे निकल कर भी आई। तो मैं बताऊंगी कि उस समय जब वो थाना, जब रिपोर्ट दर्ज कराने गई, तो एक महिला ने ही उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मतलब ये कि पुरुष वर्ग ही इस क्राइम में शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं महिला भी शामिल है। वो महिला ये नहीं सोच रही कि आज यदि ये मेरे साथ हो रहा है तो कल को मैं भी एक जॉब में हूँ, मेरे साथ भी ये चीजें घटित हो सकती है, मैं किसके पास न्याय लेने के लिए जाऊंगी? मेरे साथ भी आसपास बहुत सारे इर्द गिर्द लोग होते हैं जो मेरे साथ कभी भी कुछ अनैतिक व्यवहार कर सकते हैं, मैं किसके पास न्याय लूंगी? और कुछ दिन पहले की घटना थी जिसमें कि कुछ महिलाएं थी, गांव की जनजाति महिलाएं, क्योंकि जो हमारा छिंदवाड़ा जिला है, आप सभी को पता है कि ट्राइबल एरिया है। यहाँ पे तामिया, पातालकोट बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो और गवर्नमेंट मतलब उन जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए भी प्रयासरत है, बहुत सारे काम भी उन पर हो रहे हैं। तो कुछ 4-5 महिलाओं को प्रलोभन देकर उनको कहीं बाहर शिफ्ट किया जा रहा था, अलग राज्यों में। जब ये बात पता चली तो पुलिस ने उनको पकड़ा। जब जब बात सामने निकल के आई थी, उस क्राइम में महिला भी शामिल थी।
हम इस बात से बिल्कुल दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि इन क्राइम में पुरुष वर्ग ही शामिल नहीं है, कहीं ना कहीं महिला वर्ग भी शामिल है। आज जैसे मैं भी एक महाविद्यालय में कार्यरत हूँ, बहुत से लोग भी यहाँ पर जितनी भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं कुछ काम करती है। यदि एक महिला निकलकर किसी पुरुष से बात करती है तो उस महिला पर कोई उंगली यही उंगली उठाएगा कि भाई वो देखो उसके पास जाके बात कर रही है। वही पुरुष उसके बारे में बोलेगा जो कि उसके हाँ में हाँ मिलाने वाला है, जो हाँ में हाँ मिलाने के साथ साथ ही वो बताता कि मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। और वही पुरुष जाके बताएगा कि देखो ये महिला मुझसे आके गॉसिप कर रही है, ये मुझसे आके बात करी। व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि मैं उस स्थान पर कितना सही हूँ और कितना गलत हूँ। मैं एक ही प्रश्न करना चाहूंगी कि अधिकार आखिर किसने दिया है? क्यों वो हमें हर बार प्रूफ करना पड़ता है? क्यों हमें हर बार एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है कि आज हम जब इस विषय पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें ये जरूरत पड़ रही है कि भाई हम क्यों इस पे बात करें या एक चर्चा का विषय हो? तो ये सबसे बड़ी जो मानसिक विकलांगता है वो हर किसी पर नहीं है, वो कुछ ही चंद लोग हैं जिन्होंने इस ऐसे माहौल को बनाया है, जिसलिए सरकारी जो बहुत सारी योजनाएं बनाई जा रही हैं महिलाओं को लेकर, जो धरी की धरी रहेगी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और कुछ योजनाएं तो कहाँ चली जाती है पता भी नहीं चलता। आज हम यदि निर्भया की बात करें कि चलती बस पर उसके साथ रेप हुआ, कितनी दयनीय स्थिति पर उसकी मौत हुई, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। जब बहुत सारे लोग सामने निकल कर आए, बहुत सारे लोगों ने मतलब न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ के काम किया। हम यदि हाथरस की बात कर ले तो 19 साल की लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, क्या हुआ? घर तक भी बॉडी नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात जो बिल्कुल हमारे धरातल से जुड़ी हुई, मैं उस बात को बताने का प्रयास कर रही हूँ। 19 साल की लड़की के साथ उसके हाथ पैर काट दिए गए, चार चार पांच पांच लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया। कितनी एक इंसान एक जानवर के साथ भी इतना बहशीपन नहीं करता जितना बहशीपन उन लोगों ने किया। और उस दयनीय स्थिति कब थी? जब उसकी बॉडी को उसके घर तक नहीं जाने दिया। और उस क्राइम में सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे हम न्याय लेने जाते हैं, या हम जिससे हम चाहते हैं कि भाई आज पुलिस प्रशासन है न्याय देगा या हमारी हेल्प करेगा, तो वही पुलिस प्रशासन उस चीज में पूरे पूरे तरीके से इन्वॉल्व था, मीडिया को जाने नहीं दिया, घर वालों को जाने नहीं दिया, और सीधे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो ये बात कहाँ से आ रही है या ये कहाँ तक सही है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है हमारे समक्ष। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए हैं, जैसे हम टाटा होटल्स के पूर्व जो एमडी थे राकेश सरना, जिन्होंने अपनी सहकर्मी अंजुला पंडित के साथ दुर्व्यवहार किया। आपने पिछले साल तक देखा होगा हैज टैग टू मी करके एक बहुत ज्यादा टीवी में चल रहा था कि भाई यदि एक मीडिया है या एक एंटरटेनमेंट, यदि कोई हीरो हीरोइन है या उनके नीचे डायरेक्टर के नीचे कोई काम कर रहा है, तो हैज टू मी करके एक अभियान चला था जिसमें कि लोगों ने सामने निकल निकल के बताया कि भाई इन्होंने हमें काम देने के लिए हमें ऐसे यूज किया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो दोहरी मानसिकता के साथ जो पुरुष वर्ग समाज के समक्ष है, एक जगह तो वो महिला की न्याय की बात करता है, और यदि हम उसको प्रत्यक्ष रूप से देखें, प्रैक्टिकली हम बात करें, तो वही पुरुष जहाँ पे न्याय बहुत सारे ऐसे महिला संगठनों के साथ काम करते हैं, बाहर निकल के बड़े बड़े बैनर में बात कर रहे हैं। और यदि हम उन्हीं के घर जाकर देखेंगे तो सबसे बड़ा क्राइम हमें उन्हीं के घर में मिलेगा। कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, बहुत सारी छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। कुछ चीजें तो ऐसी है कि हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, वो चार दीवारी तक सीमित रह जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? मैं ये नहीं कहूंगी कि जो सारा पुरुष वर्ग है 100% पूरा की पूरा क्राइम में लिप्त है, बिल्कुल नहीं है। उन 100% में से शायद 5% ही ऐसे लोग होंगे जो कि क्राइम में लिप्त है और जिनकी मानसिकता बिल्कुल भी सही नहीं है। और आगे भी मैं चाहूंगी कि इस टाइप की जो महिला सशक्तिकरण को लेकर आज एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, मैंने अपने वक्तव्य को आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और शायद मैं बहुत ही छोटी हूँ इस बात को रखने के लिए। और इतने महान अपने विषय पर महारत रखने वाले, अपने विषय पर एक अच्छी पकड़ रखने वाले महानुभाव बड़े बड़े मेरे मेरे सामने हैं, और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक उद्बोधन देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत ही हृदय से आभारी हूँ। और जो महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय है, जो एक
हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेकर जो आगे बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत टाइम बाद इतना अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म देखा जहाँ पे सरस्वती वंदना हो रही है। एक कल्चर जो बचपन में हम जब सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे तो कैसे भोजन मंत्र होता था, माँ सरस्वती का ध्यान करके हम विद्या अध्ययन करते थे। ये चीजें जितना हम बोलते कि मॉडर्न हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, अपने कल्चर को पीछे छोड़कर आ रहे हैं, तो नहीं, यदि हम मॉडर्न बनना चाहते तो अपनी सोच के साथ मॉडर्न बने, ना कि हम अपने कल्चर को पीछे करके आगे बढ़े। तो हम अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत एक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है। जो मेरे साथ जो लोग जुड़े उन्होंने आप लोगों को भी सुना, मुझे भी सुना, और इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में एक मौका दिया बोलने का, और इतनी अच्छी जो सांस्कृतिक जो एक कल्चर या एक जो एक वैदिक कल्चर बोलना चाहिए, उस परिवेश में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और शायद शब्द सीमा की एक लिमिट है शायद टाइमिंग की। तो विषय तो बहुत ही गहन है और बहुत बड़ा है, यदि हम इसमें परिचर्चा करेंगे तो शायद 1-2 घंटे भी शायद कम पड़ जाएंगे। इसलिए मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी बुद्धिजीवियों का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहूंगी डैनियलसन डिग्री कॉलेज महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापकगण और प्राचार्य श्रीमती स्मृति हाबिलकर, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ तक आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हृदय से आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिए और ज्ञान प्रदान किए। हमारी एनएसएस समिति आपके प्रति सदा कृतज्ञ है। जैसा कि आपने मार्गदर्शन दिए कि अपने संस्कार और संस्कृति, इसको हमको हमेशा साथ में लेकर चलना है। महिला सशक्तिकरण ऐसा नहीं कि हमको फ्री छोड़ देना है, फ्री नहीं, संस्कार और संस्कृति सदा उसको हमका पालन करना है, यही हमारा परम धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता एवं विशिष्ट अतिथि अमित गरेवाल जी